नमस्कार। मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं कलेक्टिव एजुकेशन। मित्रों, मैंने पिछली वीडियो में आपको कुलीन तंत्र यानी एरिस्टोक्रेसी पर एक वीडियो अपलोड कर दिया था, जिसमें मैंने कुलीन तंत्र का अर्थ, उसकी उत्पत्ति, उसके विभिन्न प्रकार और उसकी लक्षण, उसके गुण दोष इत्यादि पर मैंने चर्चा कर दी थी। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको मेरी इस प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा, आप उसको एक बार जरूर देख लेंगे। आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सम्मुख कुलीन तंत्रात्मक शासन पद्धति पर आधारित MCQ टाइप प्रश्न श्रृंखला के साथ, जो कि विगत वर्षों के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस प्रश्नावली को, और आपसे मेरी ये आशा है कि आप इसको देखने के बाद आप इसको नोट भी कर लेंगे और इसको अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करेंगे। और जो भी आपको लगता है कि इस वीडियो में जो भी इसमें सुधार की गुंजाइश है, इसको आप कमेंट के द्वारा भी आप मुझे बताएंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे, क्योंकि मैं इस पर राजनीति विज्ञान का कंटेंट उपलब्ध कराता हूँ, जो कि आपके UGC नेट या आप यदि किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं अगर आप देते हैं तो उसमें राजनीति विज्ञान का अच्छा कंटेंट आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो जाता है। तो चलिए आज की प्रश्नावली को शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, कुलीन तंत्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो कुलीन तंत्र शब्द है वो अंग्रेजी शब्द एरिस्टोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है, और जो एरिस्टोक्रेसी शब्द है वह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है एरिस्ट्रोस, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठतम, और दूसरा शब्द है क्रेटोस, यानी जिसका अर्थ होता है शासन। तो इस प्रकार एरिस्ट्रोस और क्रेटोस नामक दो शब्दों से मिलकर बना है एरिस्टोक्रेसी शब्द, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठतम का शासन। और एरिस्टोक्रेसी का ही हिंदी रूपांतरण होता है कुलीन तंत्र। तो इस प्रकार कुलीन तंत्र जो शब्द है वो उसकी जो मूल उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से मानी जा सकती है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। किस परीक्षा में पूछा गया है ये आपके स्क्रीन पर लगातार यहाँ पर दिखता रहेगा, मैं बार बार नहीं बोलूँगा इसको, तो आप देखते रहेंगे कि किस परीक्षा में कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की, और वो है इस प्रकार से, अरस्तु के अनुसार कुलीन तंत्र किसके हित में शासन करता है? जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में 6 प्रकार के शासन व्यवस्थाओं का जिक्र किया है, जिसमें 3 जो है आदर्श रूप हैं शासन के और 3 उसके विकृत रूप हैं। सर्वोत्तम जो शासन माना है उन्होंने राजतंत्र को माना है, और दूसरा जो सर्वोत्तम शासन माना है उन्होंने वो कुलीन तंत्र को माना है, और उसके बाद लोकतंत्र को माना है। यानी 3 आदर्श रूप उन्होंने राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र माने हैं। जबकि राजतंत्र का उन्होंने जो उसका भ्रष्ट रूप जो बताया है वो तानाशाही बताया है। कुलीन तंत्र का धनिक तंत्र या ओलिगार्की जिसे हम कहते हैं, ये उन्होंने उसका भ्रष्ट रूप बताया कुलीन तंत्र का, और लोकतंत्र का उन्होंने भीड़ तंत्र या मॉब रूल करके उन्होंने उसका भ्रष्ट रूप बताया है, उसका विकृत रूप बताया है। तो यहाँ पर प्रश्न यह है कि अरस्तु के अनुसार कुलीन तंत्र किसके हित में शासन करता है? तो कुलीन तंत्र क्योंकि उनके शासन का एक आदर्श रूप है, तो ये जो है इसका सही उत्तर होगा संपूर्ण जनता के लिए ये के हित में ये शासन करता है। और जब कुलीन तंत्र जो है वो उसका विकृत रूप हो जाता है, यानी जब वो ओलिगार्की में बदल जाता है, तो ओलिगार्की जो है सिर्फ शासक वर्ग के हितों के लिए ही कार्य करता है, जबकि जो कुलीन तंत्र जो कि शासन का एक आदर्श रूप अरस्तु ने इसको माना, उनके अनुसार यह संपूर्ण जनता की भलाई के लिए, संपूर्ण जनता के हित में शासन कार्य करता है। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में शासन किसके द्वारा होना चाहिए? और इसके आंसर दिए हैं, इसके जो विकल्प हैं वो हैं धनाढ्य व्यापारियों द्वारा, सैनिकों द्वारा, दार्शनिक राजाओं द्वारा और जनता द्वारा।
जैसे कि हम भली भांति जानते हैं कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में इसका जिक्र किया है और एक उन्होंने आदर्श राज्य की परिकल्पना की है और इस आदर्श राज्य के शासकों को उन्होंने बताया है कि इसमें जो दार्शनिक राजाओं को उन्होंने सत्ता देने की बात की है, जो कि विवेकशील हों, नैतिक हों। इस प्रकार के दार्शनिक राजाओं के लिए उन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना और उसमें दार्शनिक राजाओं को उन्होंने शासक उसमें माना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर है कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में शासन जो है वो दार्शनिक राजाओं के द्वारा होना चाहिए, ये लिखा है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन कुलीन तंत्र का भ्रष्ट रूप है, जिसको मैं अभी बातचीत कर रहा था। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में ओलिगार्की को कुलीन तंत्र का भ्रष्ट रूप माना है और इन्होंने कहा है कि जब कुलीन तंत्र जनहित के बजाय सिर्फ शासक वर्ग के स्वार्थ में ही शासन करने लगता है तो ओलिगार्की में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से अरस्तु ने जो कुलीन तंत्र का भ्रष्ट रूप है वह ओलिगार्की बताया है। अगला प्रश्न है अरस्तु ने शासन के मुख्य प्रकार कितने बताए हैं। देखिए ये लगातार प्रश्न बने हैं। तो जैसे कि मैंने कहा है कि उन्होंने कुल जो प्रकार बताए हैं वो 6 बताए हैं, लेकिन मुख्य प्रकार जो बताए हैं वो 3 बताए हैं और 3 मुख्य प्रकार जो हैं वो राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र उन्होंने बताया, जबकि जो उनके भ्रष्ट रूप हैं वो राजतंत्र का भ्रष्ट रूप तानाशाही है और कुलीन तंत्र का भ्रष्ट रूप ओलिगार्की है, जबकि लोकतंत्र का मोब रूल या जिसको भीड़ तंत्र हम कहते हैं वो उसको उन्होंने विकृत रूप माना है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि अरस्तु ने 3 जो है वो मुख्य प्रकार बताए हैं और जो 3 बताए हैं उन्होंने उसके भ्रष्ट रूप बताए हैं। तो कुल 6 बताए हैं और प्रमुख प्रकार मुख्य प्रकार 3 बताए हैं और 3 उसके विकृत रूप उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में इनका जिक्र किया है। अगला प्रश्न है जिसमें ये पूछा गया है कि कुलीन तंत्र में शासक वर्ग का चयन किस आधार पर किया जाता है। तो देखिए जो कुलीन वर्ग में शासक का चयन किया जाता है गुण, योग्यता एवं नैतिकता के आधार पर। ये इसका सही उत्तर है। कुलीन तंत्र में शासकों का चयन जन्म या धन के आधार पर नहीं बल्कि गुण, बुद्धिमत्ता और नैतिक चरित्र के आधार पर किया जाता है। यदि वो कुलीन तंत्र का शुद्ध रूप है तो उसमें निश्चित रूप से जो शासकों का चयन है वह गुण, बुद्धिमत्ता और नैतिक चरित्र के आधार पर किया जाता है, जबकि अगर विकृत रूप है तो उसमें जन्म या धन को भी आधार बनाया जा सकता है। लेकिन जो कुलीन तंत्र का आदर्श रूप है उसमें जो शासकों का चयन होगा वह गुण, बुद्धिमत्ता और नैतिक चरित्र के आधार पर ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सा देश ऐतिहासिक रूप से कुलीन तंत्र का उदाहरण माना जाता है। तो इसमें सही उत्तर है प्राचीन स्पार्टा। जैसा कि हम जानते हैं कि स्पार्टा में जो सैनिक तंत्र था जो वहाँ पर उसको काफ़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और शासन सत्ता में उसका पूरा प्रभाव था। इसके साथ ही वहाँ पर एक जेरसिया नामक एक परिषद हुआ करती थी 28 सदस्यों वाली, जो कि बहुत ही कुलीन वर्ग द्वारा संचालित होती थी और बहुत ही शक्तिशाली ये परिषद हुआ करती थी। चाहे वो न्यायिक मामले हों, नीतिगत मामले हों या शासन प्रशासन के मामले हों, यह जो परिषद थी 28 सदस्यों वाली परिषद गेरेशिया या जेरेशिया कई जगह इसको लिखा गया है, इस परिषद को काफ़ी शक्तिशाली माना गया है। 28 सदस्यों वाली जो ये परिषद थी और ये कुलीन तंत्रात्मक शासन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है ऐतिहासिक रूप में, जो कि स्पार्टा में देखने को मिलता है। तो अब अगला प्रश्न है हमारा वह है राजनीति नामक ग्रंथ किसने लिखा है। तो ये तो मैं आपसे कर ही चुका हूँ बात। अरस्तु ने पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ जो है वो लिखा है और इसमें इन्होंने शासन के विभिन्न रूपों और राज्य की प्रकृति और नागरिकता की इन्होंने बड़ी विस्तृत रूप से इस पर व्याख्या की है। तो अरस्तु की पुस्तक, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है
आप लोग जानते हैं, तो उनकी पुस्तक आपको हमेशा याद रखनी है। पॉलिटिक्स नाम की पुस्तक उन्होंने लिखी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें उन्होंने शासन के विभिन्न रूप, राज्य की प्रकृति और नागरिकता के संबंध में काफ़ी विस्तृत व्याख्या उन्होंने इसमें की है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, और बात करते हैं कि कुलीन तंत्र की अवधारणा मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो ये है नैतिक श्रेष्ठता से। इसका उत्तर है नैतिक श्रेष्ठता से, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि यदि कुलीन तंत्र आदर्श स्थिति में होगा तो वह श्रेष्ठ गुणों और बुद्धिमत्ता पर जोर उसमें दिया जाता है, न कि धन या जन्म पर। तो अगर कुलीन तंत्र की अवधारणा का जो मुख्य रूप से संबंध है वह है नैतिक श्रेष्ठता से। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सा कुलीन तंत्र की विशेषता नहीं है। शासन में गुणवत्ता की प्रधानता, जनहित की अवधारणा, वंशानुगत अधिकार, नैतिक दायित्व। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कुलीन तंत्र की विशेषता नहीं है वह है वंशानुगत अधिकार, क्योंकि अभी हमने कहा कि अगर कुलीन तंत्र वंशानुगत अधिकार पर आधारित नहीं है बल्कि गुण और योग्यता पर आधारित है, और ये जरूरी नहीं है कि जो किसी एक पीढ़ी में ही किसी लगातार एक ही वंश में ये गुण और योग्यताएं हमेशा रहें। तो ये वंशानुगत अधिकार जो है इसका विशेषता नहीं है, जब बल्कि इसके गुण और योग्यता पर आधारित यह होता है। तो ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अरस्तू के अनुसार लोकतंत्र का भ्रष्ट रूप कौन सा है। तो लोकतंत्र का मोब रूल, अराजकता या भीड़ तंत्र हम इसको कह सकते हैं। मैं इसको पहले भी आपसे बातचीत कर चुका हूँ। अरस्तू के अनुसार जब लोकतंत्र जनहित के बजाय भीड़ के भावनात्मक निर्णयों पर आधारित हो जाता है तो वह मोब रूल या भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो जाता है और अराजकता की स्थिति वहां पैदा हो जाती है। अगला प्रश्न है कुलीन तंत्र का अर्थ है धनी वर्ग का शासन, श्रेष्ठ व्यक्तियों का साधन, धार्मिक नेताओं का शासन या सैन्य शासन। जैसा कि हमने इसके अर्थ और उत्पत्ति में ही पढ़ा था, और हमने ये कहा था कि जो एरिस्टोक्रेसी है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, और उसमें हमने ये देखा था कि उन शब्दों का अर्थ जो है वो है श्रेष्ठ व्यक्तियों का शासन। तो इस प्रकार से कुलीन तंत्र का अर्थ ही क्या होता है, श्रेष्ठ व्यक्तियों के शासन से लिया जाता है। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वह है निम्नलिखित में से कौन सा विचारक कुलीन तंत्र के समर्थक थे। जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, अरस्तू और जीन जैक्स रूसो। तो इसमें मात्र अरस्तू एक विचारक हैं जो कि कुलीन तंत्रात्मक शासन का जिन्होंने समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त जो अन्य विचारक हैं इन्होंने कुलीन तंत्र को जो है इसको जो है समर्थन नहीं किया है। तो अरस्तू ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में इसकी चर्चा की है, और राजतंत्र के बाद उन्होंने कुलीन तंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है क्योंकि यह गुण और जनहित पर आधारित शासन है। अगला प्रश्न है द रिपब्लिक किसका ग्रंथ है। तो ये हमने पहले भी चर्चा कर दी है। द रिपब्लिक प्लेटो की एक बड़ी महान रचना है जिसमें उन्होंने आदर्श राज्य की कल्पना की है, और जिसमें वो कहते हैं कि जिसका जो शासन है वो एक दार्शनिक राजा के हाथ में होना चाहिए। तो इस तरह का इन्होंने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में उन्होंने जिक्र किया है। अगला प्रश्न है आधुनिक युग में कुलीन तंत्र का सर्वाधिक निकट उदाहरण किसे माना जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति शासन, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स, भारतीय लोकसभा या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका सही उत्तर है ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स, क्योंकि जो ब्रिटेन की लॉर्ड सभा है वहाँ पर आज भी हम देख सकते हैं कि जो एक कुलीन वर्गीय या एलिट क्लास को वहाँ पर सदस्यता उसकी प्रमुखता से उसमें दिया जाता है, और वही लोग जो उच्च एलिट क्लास है एक तरह से वही उसमें मेंबरशिप हैं उनकी। तो हालांकि आज की डेट में जो स्थिति है वो है लॉर्ड सभा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, उसकी शक्तियाँ बहुत कम हैं, लेकिन वर्तमान में भी जो कुलीन तंत्र का एक
ढांचा है वो हम ब्रिटेन की लॉर्ड सभा में देख सकते हैं, जहाँ पर कि सम्राट के वंशज या महारानी के वंशज और तमाम धार्मिक एलिट्स या अन्य एलिट्स भी हम उसमें देख सकते हैं। तो एक तरह से वो एलिट क्लास का ही प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है जो ब्रिटिश का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, यानी लॉर्ड सभा जिसको हम कहते हैं। तो आधुनिक युग में ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो कुलीन तंत्र का सर्वोत्तम उदाहरण हम उसको मान सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कुलीन तंत्र और ओलिगार्की में मूल अंतर क्या है। देखिए, हमने अभी भी जिक्र किया था कि अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में इसका जिक्र किया है और उन्होंने कुलीन तंत्र का भ्रष्ट रूप ओलिगार्की को बताया है। तो और कुलीन तंत्र जनहित में कार्य करता है, और जब ओलिगार्की सिर्फ शासक वर्ग के स्वार्थों के लिए ही शासन करने लगता है, सिर्फ अपने और अपने वर्ग यानी जो शासक वर्ग है उसके ही स्वार्थों की सिद्धि में जब वो लग जाता है, तो वो कुलीन तंत्र जो है वो ओलिगार्की में बदल जाता है, यानी धनिक तंत्र भी हम इसको कहते हैं, उसमें बदल जाता है। तो फिर जो है यही इसका मूल अंतर है, यानी कुलीन तंत्र जो है वो जनहित में कार्य करता है, जबकि ओलिगार्की जो है वो सिर्फ शासक वर्ग के स्वार्थों के लिए ही शासन करता है, उनकी स्वार्थी सिद्धि के लिए ही शासन करता है। तो ये मूल अंतर है कुलीन तंत्र और ओलिगार्की में। अगला प्रश्न है वह है अरस्तु के अनुसार राजतंत्र का भ्रष्ट रूप क्या है। तो इसमें अभी हमने कह दिया था, राजतंत्र का भ्रष्ट रूप तानाशाही है। जब राजतंत्र जनहित के बजाय एक व्यक्ति के स्वार्थ में शासन करने लगता है तो वह तानाशाही में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको ये याद रख लेना है बड़े अच्छे से कि अरस्तु ने अपने जो 3 आदर्श रूप शासन के कौन से बताए हैं और भ्रष्ट रूप कौन से बताए हैं, एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूँ। उन्होंने 3 आदर्श रूपों की जो बात की है वो है राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। राजतंत्र का भ्रष्ट रूप उन्होंने तानाशाही बताया है, कुलीन तंत्र का भ्रष्ट रूप उन्होंने ओलिगार्की बताया है, जबकि जो उन्होंने लोकतंत्र का भ्रष्ट रूप या उसका जो विकृत रूप बताया है वो बताया है मोब रूल, या जिसको हम भीड़ तंत्र बोल सकते हैं। अराजकता का वातावरण जब हो जाता है तो भीड़ तंत्र उसको कहते हैं। तो 3 शुद्ध रूप शासन के और 3 उसके विकृत रूप, ये अरस्तु के अनुसार आपको याद रखने होंगे। अगला जो प्रश्न है वह है कुलीन तंत्र की आलोचना मुख्य रूप से किस आधार पर की जाती है। देखो, कुलीन तंत्र की जो मुख्य आलोचना की जाती है वो इस आधार पर की जाती है कि यह अव्यावहारिक और आदर्शवादी है। वो इसलिए की जाती है क्योंकि इसमें यह माना जाता है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों का शासन होना चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि हम कैसे निर्धारित करेंगे कि कौन व्यक्ति श्रेष्ठ है और उस किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ कहने का क्या आधार होना चाहिए। ये एक बड़ा कठिन विषय हो जाता है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह एक व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ व्यक्ति की परिभाषा अलग हो सकती है। हर व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ व्यक्ति क्या हो, कैसा हो, हर व्यक्ति उसमें डिफरेंस रख सकता है, मतलब हर व्यक्ति का अलग मत इसमें हो सकता है। तो श्रेष्ठ व्यक्ति हम किसको माने, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न इसमें हमारे सामने उत्पन्न होता है। इसलिए ये माना जाता है कि जो कुलीन तंत्रात्मक शासन है वो एक अव्यावहारिक और आदर्शवादी है, और इसमें जो है वो व्यावहारिक समस्या यह है कि श्रेष्ठ व्यक्ति हम किसको कहें, किन व्यक्तियों का शासन, कौन होंगे वो श्रेष्ठ व्यक्ति, किस आधार पर हम कहेंगे कि वो श्रेष्ठ हैं। तो इसलिए जो ये एक अव्यावहारिक स्थिति हमारे सामने खड़ी हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है, और इसकी प्रमुख आलोचना यही है कि यह अव्यावहारिक है और आदर्शवादी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कुलीन तंत्र जनहित में शासन करता है। भाई ये तो बिल्कुल सत्य कथन है। कुलीन तंत्र गुण पर आधारित है, ये भी बहुत सत्य है। कुलीन तंत्र और ओलिगार्की एक ही है, बिल्कुल ये असत्य कथन है, क्योंकि कुलीन तंत्र और ओलिगार्की एक ही नहीं है, बल्कि कुलीन तंत्र और ओलिगार्की
अलग अलग हैं। कुलीन तंत्र का भ्रष्ट रूप है ओलिगार्की। कुलीन तंत्र जो है जनहित में कार्य करता है, ओलिगार्की सिर्फ शासक वर्ग के हितों के लिए कार्य करता है। ये दोनों में अंतर हम देख सकते हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 19। और 20वां प्रश्न है, श्रेष्ठतम का शासन किसे कहा जाता है? श्रेष्ठतम का शासन कहा जाता है कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्रात्मक शासन को। जैसे कि हमने पहले भी कहा है, कुलीन तंत्र जो है एरिस्टोक्रेसी, वो ग्रीक शब्द एरिस्ट्रोस और क्रेटोस नामक दो शब्दों से मिलकर बना है, और इसका मतलब ये होता है श्रेष्ठतम का शासन। तो कुलीन तंत्र के लिए कहा जाता है श्रेष्ठतम का शासन। अगला प्रश्न है, अरस्तु के शासन के वर्गीकरण में कुलीन तंत्र किस आधार पर शासन है? अरस्तु के शासन के वर्गीकरण में कुलीन तंत्र किस आधार पर शासन है? एक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति, अधिकांश व्यक्ति या सभी व्यक्ति? तो ये कुछ व्यक्ति इसका आंसर होगा। अरस्तु ने शासन को शासकों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया है। कुलीन तंत्र जो है वो कुछ व्यक्तियों द्वारा शासन है। राजतंत्र एक व्यक्ति द्वारा, कुलीन तंत्र कुछ व्यक्तियों द्वारा, और लोकतंत्र तो बहुत से व्यक्तियों द्वारा शासन का तंत्र उन्होंने माना। अगला प्रश्न है, कुलीन तंत्र की अवधारणा का विकास कहाँ हुआ? तो देखिए, इसका हुआ प्राचीन ग्रीस में जो है कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था का विकास हुआ। वहाँ हम देख सकते हैं कि प्लेटो और अरस्तु ने जो है इस पर काफ़ी चर्चा की है। तो इस पे हम कह सकते हैं कि जो कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, इसका विकास ग्रीक विचारकों, विशेषकर प्लेटो और अरस्तु द्वारा विकसित किया गया है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन प्रणाली गुणवत्ता पर आधारित शासन है? तो ये तो सीधा सीधा है, गुणवत्ता पर आधारित कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, जो कि गुण और बुद्धिमत्ता और नैतिकता के पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, कुलीन तंत्र का सबसे बड़ा दोष क्या माना जाता है? ये में हम पहले भी बात कर चुके हैं। कुलीन तंत्र का सबसे बड़ा दोष यही माना जाता है कि इसको व्यावहारिक रूप से लागू करना कठिन है। इसलिए कठिन है क्योंकि हम कैसे निर्धारित करेंगे कि श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? श्रेष्ठ व्यक्ति को पहचानना, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा कठिन कार्य है। और क्योंकि ये व्यक्तिपरक अवधारणा है, एक व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ व्यक्ति कोई और हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ व्यक्ति कोई और हो सकता है। तो हमारे पास कोई निश्चित पैरामीटर नहीं है इस बात के लिए कि हम कह सकें कि फलाना व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो इसलिए ये माना जाता है कि कुलीन तंत्रात्मक शासन की ये एक आलोचना है कि यह व्यावहारिक रूप से लागू करना काफ़ी कठिन है। ये जो है इसका बड़ा दोष माना जाता है। और अब आज के इस प्रश्नावली का ये आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासन प्रणाली कुछ लोगों द्वारा कुछ लोगों के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। कुछ लोगों द्वारा कुछ लोगों के लिए, ये कौन सा शासन प्रणाली का गुण है? तो ये है ओलिगार्की। इसका सही आंसर है ओलिगार्की। शासन प्रणाली में कुछ लोगों द्वारा कुछ लोगों के लिए शासन किया जाता है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कुलीन तंत्रात्मक शासन का भ्रष्ट रूप है ओलिगार्की। और ओलिगार्की क्योंकि क्या है, कुछ लोगों का शासन है, और वो भी सिर्फ किसके लिए है? वो सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए ही शासन करते हैं। तो इसलिए ओलिगार्की शासन को कुछ लोगों द्वारा कुछ लोगों के लिए शासन माना जाता है। जबकि जो कुलीन तंत्र है उस जनहित में कार्य करता है, संपूर्ण जनता के लिए कार्य करता है। तो आपको याद रखना है, कुछ लोगों द्वारा कुछ लोगों के लिए। जब आपसे पूछा जाए कि ये कैसी शासन प्रणाली है, किस इसको क्या कहेंगे, तो आप इसको गलती से भी कुलीन तंत्र न लिख दें, इसको आपको ओलिगार्की ही लिखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्नावली समझ आई होगी, और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से। तो आपको ये प्रश्नावली कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ और उन विद्यार्थियों के साथ शेयर करें जो कि पॉलिटिकल साइंस में बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है जो यूपीएससी या पीसीएस
की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी वीडियो रहेगा। और इसी प्रकार के वीडियो मैं समय समय पर आपको लाता रहूँगा। पहले कुछ अवधारणाओं को स्पष्ट करवाऊँगा, उसके बाद आपको उन अवधारणाओं पर आधारित जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर आधारित मैं प्रश्नावली लेकर आपके लिए आता हूँ। आशा करता हूँ आप इसको अवश्य पसंद कर रहे होंगे और इसका लाभ आप ले रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।